Hello student, I am again here with my another video on determinant. Determinant में बच्चों हम लोगों ने exercise 4.1 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे and I hope you all have done. You have completed the first exercise. If you have any type of queries, any type of doubt, you can inbox me or you can message me also on my number. So in my last video we were on the properties of determinant के properties पढ़ रहे थे and we have already studied the three of the out of six we have already studied the three properties. The first one was the value of the determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. ये पहला property हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें देन देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द आंसर में उसको एक्सपेंड करने पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी उसमें कोई असर नहीं होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी वाज कि इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम्स की पोजीशन को, प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या था, सभी रोज को हमने कॉलम बना दिया था. प्रॉपर्टी टू में क्या था कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट द चेंज इज साइन, है ना, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज. मतलब अगर पॉजिटिव है डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी. थर्ड प्रॉपर्टी वाज कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मतलब हमने एक हिंदी में वर्ड दिया था सर्वसम. सर्वसम का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. दो रोज के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या दो कॉलम्स के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं, सेम हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको हमने प्रूव भी किया था. प्रूफ करने में किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं है, आप सिर्फ सिंपल उसे एक्सपेंड कीजिए एंड यू कैन प्रूव इट. अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. हम लोग डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड करना सीख रहे थे तो हम लोगों ने सीखा था कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज होते हैं हम उसी के अबाउट डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं. तो अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और किसी रो या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएं तो हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसी के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे. नाउ वी विल मूव टू प्रॉपर्टी 4. Property 4 is if each element of a row or column, each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. क्या है कि if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. जैसे अगर हमने एक डिटर्मिनेंट डेल्टा लिया, इसके एलिमेंट्स 3x3 का है a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 and c3. ठीक है, एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिया, सपोज डेल्टा डैश, इट इज इक्वल टू के A1 के B1
K C1 B2 A2 B2 C2 A3 B3 C3, then it is equal to K into डेल्टा। ये वही वाला डिटर्मिनेंट है, बस क्या हुआ है कि पहले रो के हर एक एलिमेंट को हमने एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, किसी हर एक एलिमेंट, किसी रो या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यू K का मल्टीपल मतलब K टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये कैसे होता है कि ईच एलिमेंट हैव द सेम कॉमन एलिमेंट K, तो हम इसमें क्या करते हैं एक्चुअली कि वी टेक K as common from फर्स्ट रो। ठीक है, ये कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो सकता है। तो डेल्टा डैश कितना हो गया, अगर K हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया K कॉमन हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। सो इट इज इक्वल टू K, और इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा, सो इट इज K टाइम्स डेल्टा। डेल्टा डैश इज इक्वल टू बशर्ते कि K हर एलिमेंट से हमें कॉमन मिलना चाहिए। जिस रो या जिस कॉलम से हम कॉमन ले रहे हैं उसके सभी एलिमेंट्स के साथ हमें ये नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कॉमन लेने के बाद अगर कोई दो रो प्रोपोर्शन में हो जाता है, ठीक है, if elements of two rows or two columns of a determinant are in proportion, ठीक है, proportion में है, तो भी क्या होगा, then its value become 0। ठीक है, जैसे अगर डेल्टा इज इक्वल टू दिया है A1 A2 A3 A1 B1 सेम सिंबल रखते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 and K A1 K B1 and K C1। Now see, in first row, in R1 and in R3, if we take the ratio of corresponding elements, then for first element A1 upon K A1, it is equal to K, B1 upon K B1, it is again 1 by K, B1 upon K B1, again it is 1 by K, B1 B1 कैंसिल हो जाएगा, A1 A1 कैंसिल हो जाएगा, and C1 upon K C1 is again 1 by K, सेम रेशियो आ रहा है ना। सो दीज एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू रोज आर इन proportion, in that case डेल्टा इज अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा जो है वो 0 हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगेन यू कैन प्रूफ इट बाय एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आप इसे फिर से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, just take an example on this. If the value of delta is equal to 102, 18, 36, 1, 3, 4, 17, 3 and 6, ठीक है, ये वैल्यू है
अब ऊपर वाला जो रो है ये 6 इंटू 17 है, 17 6 102 है। ये 6 इंटू 3 है, 6 3 18, और ये 6 इंटू 6 है, 6 6 36, 1 3 4 17 3 and 6. So we can take 6 as common because all the elements have a factor 6. So take 6x common, then the remaining determinant is 17 3 6 1 3 4 17 3 6. Now R1 is equal to R3. Since R1 is equal to R3, therefore delta is equal to 6 into determinant की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. Since two rows are equal, identical, so therefore it is equal to 0, and 6 into 0 is 0, and delta is equal to 0. Actually it is the way of working. ठीक है, it was the property 4. Now property 5. Property 5 is if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms. ठीक है, अभी जो फोर्थ वाला हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, इसमें ये मल्टीपल्स में था ना, कि अगर कोई किसी रो के सभी एलिमेंट मल्टीपल में हो तो क्या होगा. नाउ प्रॉपर्टी 5 इज रिलेटेड टू द साइन एडिशन, कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, अगर कुछ और सभी एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के एक्सप्रेस किए गए हो सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, दो या दो से अधिक टर्म्स में के सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए हो, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant. ठीक है, जैसे अगर हमारे पास डेल्टा दिया हुआ है, a determinant is given as a1 plus k1, a2 plus k2, a3 plus k3, then b1, b2, b3, c1, c2 and c3. So we can write it as, we can split this determinant about this addition sign, है ना. addition sign से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं. एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 प्लस k1, k2, k3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. यानी जहाँ पे ये एडिशन का साइन था उससे हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं. अगेन यू कैन वेरीफाई इट बाय द एक्सपेंडिंग ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी 5. हाँ, एक्चुअली वी विल यूज दीज प्रॉपर्टी इन सॉल्विंग आवर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. जब एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि प्रूव दिस विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, जब लिखा होता है स्पेसिफिकली कि विदाउट स्पेंडिंग किए बिना ही, विस्तार किए बिना ही सारणिक की वैल्यू निकालिए या कुछ प्रूफ करना होता है LHS इक्वल टू RHS, देन दीज
प्रॉपर्टीज विल हेल्प अस, ये प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करेंगी उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपको लिखा गया है कि विस्तृत किए बिना या विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। एक्सपेंड करने पर तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन फिर आप उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, वो रॉन्ग मेथड होगा एंड यू विल नॉट गेट द मार्क्स इन बोर्ड्स में आपको फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आपको विदाउट एक्सपेंडिंग ही करना पड़ेगा बाय यूजिंग दीज 6 प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी 6 इज property 6. It is if to each element of any row or column of a determinant the EQ multiples, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे EQ मल्टीपल्स क्या होते हैं। EQ multiples of corresponding elements of other row or column added, the value of determinant remains unchanged। ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका जस्ट समझते हैं पहले कि क्या है। कह रहा है कि इफ टू ईच एलिमेंट of any row or column of a determinant, the EQ multiples of corresponding elements of other row or column added, मतलब अगर किसी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट में हम किसी दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो इससे हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 है, तो अगर हम चाहें तो C1 को हम चेंज कर सकते हैं C1 प्लस के C2 में, ठीक है। इससे हमें हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई वैल्यू, कोई चेंज, मतलब कोई असर नहीं होगा। या किसी भी रो को, किसी भी सपोज करो R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 प्लस 3R3, तो इस कॉम्बिनेशन से इसमें क्या होगा, R2 जिसको हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसके एलिमेंट्स पे असर पड़ेगा, R3 जिसको हम जोड़ रहे हैं इसमें उसके एलिमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे ऑपरेशंस लगाने पर, ऐसे चेंजेस करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के एडिशन के साथ चेंज कर सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये प्रॉपर्टीज और भी क्लियर होती जाएंगी। सबसे मेन है कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0 देन अगेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इफ 2 rows or 2 columns, in 2 rows or 2 columns elements are in proportion, then again the value of determinant is 0। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम्स के सभी एलिमेंट
समान हो जाएं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट प्रपोर्शन में हो जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वानुपात में हो जाए, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, नाउ कम टू द, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल, है ना, इन विच वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को जहाँ पे हम अप्लाई कर सके, ऐसे कुछ थोड़े छोटे से हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। Let us take an example. It is find the value of the determinant √3 plus 2 √3 2 √5 under √5 under √26 plus under √15 5 under √10 under √65 plus 3 under √15 5. It is the value, it is the determinant. देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, इतने सारे एलिमेंट्स लग रहे हैं, फिर अंडर रूट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5, कि अगर एलिमेंट्स टर्म्स के एडिशन के रूप में दिए गए हैं तो उसको हम प्लस से स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहली वाली कॉलम में है एडिशन में, तो इसी है हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो इट इज इक्वल टू √3 2 √5 अंडर √5, देन अगेन द फर्स्ट टर्म ओनली अंडर √26 5 अंडर √10, again first term only under √65 under √15 and 5. It is the first determinant plus second is with the second element 2 √3 under √15 3 2 √5 5 under √15 under √5 under √10 under √10 and 5. ठीक है।